हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 7वें एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यियंग इन सबको वो घोड़े दिखा रहा था जो कि किमिंग के जहेज के लिए तियानमू सिटी से आए थे। ली सुवान को वार हॉर्सेस की पहचान तो जरूर थी, लेकिन जिस तरह सनमाई घोड़ों के बारे में जानती थी ये देखकर तो यियंग भी काफी हैरान हुआ। फिर सनमाई जैसे ही घोड़े पर बैठती है उसे चेक करने के लिए, तो यहाँ किंग यान उसे सताने के लिए शरारत कर देती है। ये देखकर तो ली सुवान फौरन से उसके साथ बैठ गया कि कहीं घोड़ा उसे नुकसान ही ना पहुंचा दे। इसके बाद हमें दोनों को जंगल में दिखाया गया। काफी रात हो चुकी थी और सनमई उसे रोते हुए कह रही थी कि तुम कितने झूठे इंसान हो। तुमने ही कहा था ना कि जब घोड़ा थक जाएगा तो वो खुद ही रुक जाएगा, और वो थका भी तो कहाँ, पानी में। अब मुझे कितनी ठंड लग रही है। हमेशा गलतियाँ करते हो लेकिन मानते कभी भी नहीं हो। ली सुवान को तो उसके रोते फेस को देखकर काफी हंसी आ रही थी, लेकिन कहने लगा हाँ हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरी ही गलती थी। जैसे ही उसने सॉरी किया यहाँ सनमई का मूड भी ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद उसे भूख लगी थी और ली सुवान को उसके लिए कुछ लेकर आना था। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया जो कि जॉन का ख्याल रख रही थी। उसकी आंखों पर मेडिसिन लगाती है बिकॉज जॉन की आंखें चली जाए ये तो उसने कभी भी नहीं चाहा था। उधर ली सुवान को इस घने जंगल में कुछ और तो नहीं मिला, वो मशरूम्स ले आता है जिसका टेस्ट सनमई को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। बनाना तो ली सुवान सूप चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो वाइन ही बन गया, जिसे पीने के बाद हमारी सनमई को तो रात भी दिन लगने लगा। और तो और वो ली सुवान को जबरदस्ती किस करना चाह रही थी, जिस पर वो बोला कि देखो अगर तुम बाज नहीं आई ना तो मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लूंगा। और उसका एक्शन ये था कि वो सनमई के हाथ बांध देता है जब तक उसका ये नशा ना उतर जाए और वो ये हरकतें करना छोड़ दे। साथ ही उसे बता रहा था कि तुम कितनी जिद्दी इंसान हो, कभी भी मेरी बात नहीं मानती, और एक मैं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। सुबह होते ही सब इन दोनों को इधर उधर ढूंढने के लिए आ गए थे और सनमई की जब आंख खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। कहने लगी मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, सच सच बताओ कल रात क्या हुआ था। कुछ ज्यादा तो उसे याद नहीं, लेकिन अपनी किस वाली हरकत जरूर याद आई। बेचारा ली सुवान जो कि सारी रात इसकी केयर करने के लिए जागा रहा, अब वो भी इसे परेशान करने के लिए कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, फिक्र नहीं करो, कुछ ही टाइम में तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनकर तो सनमई जोर की चीख मारती है, जिसे सुनकर वो सब भी इनके पास पहुँच जाए, और इन्हें देखकर इनको लगा ही था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। वापस आने के बाद किंग यान को उसके किए की सजा दी गई कि वो तियानमू सिटी से आए हुए सभी घोड़ों का गन साफ करेगी। खैर पैलेस में सभी ने ये बात फैला दी थी कि लॉर्ड यी सुवान और सनमई का कोई न कोई चक्कर चल रहा है। होते होते जब ये बात लूसी तक पहुंची तो वो कुछ इस तरह बन गई थी कि सनमई प्रेग्नेंट है, यानी कि वो ली सुवान के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर ये तीनों तो उसका पिता और भाई बनकर डांट रहे थे कि तुमने लड़की होकर हमें शर्मिंदा ही कर दिया, अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। सनमई के लिए तो उनको क्लियर करना ही मुश्किल हो गया था, अब तो जैसे उसको भी यकीन होने लगा कि शायद वाकई ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद वो सैड होकर ड्रिंक करती है और यियंग भी इसके पास आकर बैठा, जिस पर सनमई उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें भी इन लोगों की बातों का यकीन होने लगा, जिस पर वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। तुम देखना कल तक तो पैलेस में ये बात भी फैल जाएगी कि तुम दादी बन चुकी हो। इस बात पर तो सनमई को भी हंसी आ गई और सुकून भी मिला कि चलो कोई तो है जिसे मुझ पर यकीन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि किमिंग किंग यान की जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ गई थी कि अब तुम सनमई के साथ करोगी क्या, कहीं तुम उसे चाय में जहर मिलाकर तो नहीं देने वाली। देखो इस तरह मत करना, वो इतनी भी बुरी नहीं है। इस तरह किमिंग ने उसे सनमई को मारने का प्लान भी बता दिया और दिखाती इस तरह है जैसे इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं, जबकि किंग यान तो उसकी बातों को फॉलो करके सनमई तक चाय भिजवा देती है जिसमें उसने जहर मिलाया था। मैड ने बताया कि किंग यान अपनी की हुई गलती की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा है, वो आपसे माफी मांगना चाहती है, इसलिए आपके लिए चाय भिजवाई। सनमई को पहले इस पर शक तो जरूर हुआ, लेकिन खैर फिर भी वो उससे चाय लेकर पी गई। नेक्स्ट सीन में हमें ली सुवान और यियंग को दिखाया गया जो कि दोनों एक साथ बात ले रहे थे, और ली सुवान उसे कहता है कि सनमई से दूर रहना, तुम मेरा रिलेशनशिप उसके साथ जानते हो ना। यियंग कहने लगा कि रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, वो प्रेगनेंसी वाला, तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या। सनमई तुमसे कहीं ज्यादा मुझसे क्लोज है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर ली सुवान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई सनमई के करीब जाने की, लेकिन अब क्या करता, मेहमान है ना, उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। तभी यहाँ फंगी ने आकर बताया कि जहर पीने की वजह से सनमई की डेथ हो गई है। किमिंग ऐसे दिखा रही थी जैसे सबसे ज्यादा दुख तो उसे हुआ है, और ली सुवान तो उस मेड को जान से मारने ही वाला था कि किंग यान आगे आ गई। कहने लगी कि इसमें इसकी कोई भी गलती
बोलती नहीं, लेकिन त्यान बोला कि सनमई ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि उसे चाय इसी ने ही दी थी। यहाँ तो किंगयान के मुंह से भी सच निकल गया कि चाय इसने जरूर दी थी, लेकिन उसमें इचिंग पाउडर था, जहर नहीं, जिससे कि उसकी डेथ हो सके। वो भी घुटनों के बल अपनी गलती की माफी मांगने लगी और इधर त्यान भी सनमई को होश में ले आया, यानी कि वो मरी नहीं थी, सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश थी। ये देखकर तो येयंग के जाने से पहले ही ली जुआन उसे जोरों का हक कर देता है। बेचारी सनमई की तो सांसें ही बंद होने लगी। बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर के लिए तो ली जुआन ये भी भूल गया था कि यहाँ सब खड़े लोग उसे देख रहे हैं। आफ्टर दैट सनमई ने बताया कि उसने वो चाय पी नहीं थी, बल्कि मुंह में रखी थी और मेड के जाने के बाद उसे बाहर निकाली, क्योंकि उसे पहले से ही शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। किंगयान ने 1000 बार सबको अपना यकीन करने के लिए कहा। बताया कि मैंने उसमें जहर नहीं बल्कि इचिंग पाउडर मिलाया था, जबकि इस वक्त तो चाय में वाकई ही जहर था। किमिंग भी कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि तुम वैसे ही सनमई की शिकायत करती रहती हो, इतना बड़ा कारनामा करोगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। खैर इस बार ली जुआन उसे माफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और उसे वही सजा देना चाहता है जो सनमई कहे। सनमई ने यही कहा कि मैं तुम दोनों को नहीं देखना चाहती, यहाँ से चली जाओ, जिस पर ली जुआन ने उन दोनों को पैलेस से बाहर निकलवा दिया। नेक्स्ट सीन में येयंग किमिंग से कह रहा था कि मैं जानता हूँ इचिंग पाउडर को तुमने ही जहर में चेंज किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसी फजूल हरकतें करने से। खबरदार अगर इसके बाद तुमने सनमई को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें ली जुआन चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें। दूसरी तरफ गुआन त्यान से कह रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, खामखा मुझे इतना ज्यादा रुला दिया, जिस पर वो बोला कि मुझे सनमई ने किसी को भी बताने से मना किया था। इधर सनमई भी उनकी बातें सुन रही थी और लूसी बोला कि फिलहाल इस बात को छोड़ो, अगर हमने ली जुआन को नहीं मारा ना तो जनरल जिनफू हमें नहीं छोड़ेगा। यानी कि ये लोग यहाँ 5 साल से जिनफू के कहने पर आए हैं और ये बात सनमई ने भी सुन ली। फौरन से अंदर जाकर पूछने लगी कि डैड मुझे सच सच बताओ, क्या ली जुआन ने ही हमारी फैमिली को मारा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना बुरा इंसान है। इस पर उन तीनों ने इसे यकीन दिलाया कि हाँ भला हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, ली जुआन जितना अच्छा दिखाई देता है वो इतना भी अच्छा नहीं। और तो और इसे झूठो मूठो की डेट भी बता दी जिस दिन ली जुआन ने उनकी फैमिली को मारा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सनमई को दिखाया गया जो कि ली जुआन के साथ बैठकर क्रेफिश खा रही थी। बातों ही बातों में उससे उस डेट के बारे में पूछ ली जो कि इसे गुआन ने बताई थी कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। इस पर ली जुआन बोला कि मुझे कैसे पता होगा, उस वक्त तो मैं 10 साल का था, शायद खेल ही रहा हूँगा। इससे सनमई को पता चला कि उसके डैड और भाइयों ने उससे झूठ बोला है, पर क्यों ये अभी जानना बाकी था। इसके बाद सनमई उसे क्रेफिश खिलाते खिलाते खुद खा जाती है, लेकिन ली जुआन भी यहाँ का राजा ठहरा, वो भी उसके मुंह से खींचकर खा लेता है। यहाँ तो सनमई की भी बोलती बंद हो गई। आफ्टर दैट वहाँ से जाते हुए वो सोच ही रही थी कि आखिर मेरे डैड ने मुझसे झूठ क्यों बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग मेरी फैमिली ही ना हो। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ जॉन प्रिंसेस यंजी को अपनी स्किल्स दिखाते हुए उसे बीच छील कर दे देता है। ये यंजी के लिए भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, आखिर ऐसा हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। तभी सनमई उससे मिलने के लिए आई थी और उसने फौरन से जॉन को छुपा लिया। असल में वो मिस क्याओ को इससे मिलाना चाहती थी ताकि वो इसे वापस मुग्जी सिटी भेज दे। इधर किंगयान जिसे पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी माँ को तो उसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा दुख होता है, पर उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ इन तीनों ने तो अपनी पार्टी बना ली थी, खाती पीती मौज मस्ती करते हैं और गॉड के सामने वादा कर लिया कि आज के बाद से हम तीनों सिस्टर्स हैं। इसी खुशी में वो तीनों ड्रिंक करने लगी और इधर खड़े बेचारे त्यान को तो अपनी ही फिक्र पड़ जाती है कि मिस क्याओ सनमई की सिस्टर बन गई, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मेरी भी सिस्टर बन जाएगी। इससे पहले कि ये इनको रोकने के लिए जाता, इधर येयंग इसको अपने साथ ले जाता है। बताया कि इन्हें ड्रिंक कर दे दो, चलो हम भी ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में ली जुआन को दिखाया गया जो कि सनमई के बारे में ही सोच रहा था। वो तो जैसे पूरी तरह उसके प्यार के घेरे में फंस चुका हो। वही सनमई आ गई जो कि काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। खुद पर कंट्रोल ना करने की वजह से वो ली जुआन के ऊपर गिर जाती है, साथ ही साथ उसे किस कर दी। इसे किस करना तो जैसे सनमई की रूटीन बन चुकी हो, अब वो इसे किस कर सकती है तो ली जुआन क्यों नहीं, वो भी इससे अपने बदले लेने लगा। सनमई को फोर्स किसेस करते हुए वो यहाँ पर स्टेयर्स में गिर जाती है और गिरते साथ ही उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ गई। ली जुआन को धकेलकर वहाँ से भाग जाती है। कोर्ट रूम में आती है जहाँ उसे मुग्जी सिटी का सब कुछ याद आने लगा और ये भी कि वो वहाँ का राजा यी जुनेन है। जब ली जुआन वहाँ पर आता है तो जुनेन तख्त पर बैठी इसे अजीब नजरों से घूर रही थी। ली जुआन ने उसे
नीचे आने के लिए कहा, बताया कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, और वो बोली कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुगजी सिटी का राजा ये जो नैन। उसका नाम सुनकर इसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन सनमई की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ऐसा ही सही। साथ ही उसे किस करने वाला था, लेकिन सनमई उसे रोककर खुद ही उसे किस करने लगी, यानी कि उसे लगा कि ये भी हमेशा की तरह इसका मजाक है जैसे वो हमेशा करती रहती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंसी को दिखाया गया जो कि ड्रंक होकर अजीब अजीब बड़बड़ा रही थी। वही जॉन इसे लेने के लिए आता है और उठाकर उसके रूम में ले जाने लगा। स्लिप होने की वजह से जॉन भी उसके साथ बेड पर जा गिरा और यंसी उसे देखकर किस कर देती है। तो यहाँ से एक किलर और प्रिंसेस की प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद हमें मिस क्योंग को दिखाया गया। उसे अपना हस्बैंड जूनन याद आ रहा था और इधर त्यान को देखकर तो उसे इसमें जूनन ही नजर आने लगा। त्यान तो खुद भी काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था। मिस क्यों से कितनी ही देर तक खुद को बचा लेता, उसके किस करने पर कुछ भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में जूनन को अपना डैड ख्वाब में नजर आता है, जिसे देखकर वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दे, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। लेकिन वो बोले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती तो मेरी है। तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा और तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आंख खुलने पर उसे कल रात वाली सारी बातें याद तो थी और ये भी कि मैं जूनन हूँ। पता नहीं लीजुआन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे सच पता चलेगा। लीजुआन के उठने पर उसे पूछने लगी कि क्या जो मैंने कल रात बोला था तुम्हें उस बारे में याद है, और वो बोला कि हाँ मुझे याद है, लेकिन प्लीज आइंदा इस तरह का मजाक मत करना। ये जूनन ही वो इंसान है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे पीसेस में काट कर रख दूंगा। बेचारी जूनन अब उसे क्या ही कह पाती। अपना पेंडेंट ढूंढने लगी जिस पर लीजुआन ने कहा कि वो मेरे पास है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में मिस क्यों को दिखाया गया जो कि आज काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि रात में उसे उसका हस्बैंड नजर आया था। वही जूनन इसके पास आकर इसे हक कर देती है क्योंकि फाइनली उसे सब कुछ याद आ चुका। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं वापस तुम्हें मुगजी सिटी भिजवा दूंगी। जितना जल्दी हो सके अपने हस्बैंड को भूल जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करता तो क्या वो तुम्हें लेने के लिए ना आता। इस पर मिस क्यों बोली कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं भूल सकती। तुम्हें पता है वो कल रात को मुझसे मिलने के लिए आया था, उसने मुझे किस भी की। इस पर तो ये और ज्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो रात को इसके पास नहीं आई थी, तो फिर इसको किस किसने की। मिस क्यों ने इस पर ट्रस्ट करके इसको ये बात भी बता दी कि मेरा हस्बैंड कोई आम इंसान नहीं बल्कि मुगजी सिटी का राजा है। नेक्स्ट सीन में लूसी और त्यान बैठकर मजे मजे से अपनी बातें कर रहे थे और ग्वान कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कहीं सनमई को हम पर शक तो नहीं हो गया। उसके कहने की देर थी कि वो यहाँ पर पहुँच आई। त्यान से कहने लगी कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। साइड पर ले जाकर उसे पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ कल रात तुमने मिस क्यों के साथ क्या कुछ किया। जिस पर वो बोला कि शांत हो जाओ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने खुद ही ड्रंक होकर मुझे किस कर दी, पर जब उसने अपने हस्बैंड का नाम लिया तो मैं समझ गया कि वो मुझे अपना हस्बैंड समझ रही है, इसलिए मैंने उसको खुद पर हावी होने नहीं दिया। इस पर जूनन बोली कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, तुम्हें उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी, अगर नहीं तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ। त्यान बोला कि हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, क्यों तो बहुत अच्छी लड़की है, पता नहीं उसका हस्बैंड किस तरह का अजीब इंसान होगा। अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो उसका अपने हाथों से ही गला दबा दूं। बेचारी जूनन को तो अपना ही गला याद आ गया। कहने लगी बस बस तुम्हें इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में किमिंग को दिखाया गया जिसे ये जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कल की रात लीजुआन और सनमई ने एक साथ गुजारी। यियांग ने उसको एक सीक्रेट लेटर पकड़ाया जो कि त्यानमू सिटी से आया हुआ था। बताया कि तुम्हारा डैड काफी ज्यादा बीमार हो चुका है, अगर वो मर गया ना तो तुम्हारे भाई आपस में ही क्रोन के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। इससे पहले ही हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं उसे पूरा करना होगा। अब तो ये शादी हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गई। नेक्स्ट सीन में लीजुआन को दिखाया गया जिसे त्यानमू सिटी से एक लेटर रिसीव हुआ कि अगर तुम किमिंग से शादी नहीं करना चाहते तो हमने मुगजी सिटी को उसकी शादी के लिए पैगाम भिजवा दिया है। इस बात से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। सनमई को भी इस बारे में बताता है कि अगर मैंने किमिंग से शादी नहीं की तो उसकी शादी जूनन से हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम कभी भी मुगजी सिटी पर अटैक नहीं कर सकते। सनमई ने उसे यकीन दिलाया कि जूनन किमिंग से शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगा। वैसे एक बात बताओ, कल रात तुम मुझे अपने डैड के मेमोरियल टेबलेट पर इसलिए लेकर गए थे कि तुम किमिंग से शादी करने वाले हो और तुम्हें लगता है कि मैं सैड हो जाऊंगी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां लीजुआन सनमई को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा था कि यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ। प्रेजेंट में सनमई ने उसे एक आइडिया दिया कि अगर तुम त्यानमू सिटी के इरादे जानना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इसके बाद हमें उसे किमिंग के साथ दिखाया गया जिसे वो बता रहा था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार
तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं उसी दिन सनमई से भी शादी करूंगा। यही वो आइडिया है जो इसे सनमई ने दिया था और ली जुआन भी कह रहा था कि मैं खुद भी ऐसा ही चाहता हूँ। इधर किमिंग को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सनमई जूनन बनकर मिस क्योंग के सामने आती है। उसे डाइवोर्स नामा पकड़ा दिया, बताया कि यहाँ से वापस चले जाओ, ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया है और ना ही कभी करूंगा। मिस क्योंग के लिए तो ये काफी ज्यादा शौक की बात थी। इधर जॉन ने भी इन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया, पर अफसोस की बात यह है कि वो उसको देख नहीं पा रहा। फिर जूनन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, बताता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जूनन भी उसे देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सनमई ने जॉन को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही असैसिनेट है जिसने हम पर हमला किया था, और ये भी जान गई कि अब वो अंधा हो चुका है तो मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर पैलेस में चोर चोर के नारे लगाकर सबको इकट्ठा कर दिया और इस तरह उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंजी जॉन को ढूंढ रही थी कि वो अचानक से कहाँ चला गया। तभी उसे पता चला कि पैलेस में चोर घुस आया है और उसे यकीन था कि वो जरूर जॉन ही होगा। उसको बचाने के लिए इसे एक आइडिया आया। अपना जूता उठाकर उसे मारने के लिए जाती है, साथ ही धीमी आवाज में बोली कि अपनी तलवार मेरे गर्दन पर रखो तो तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। इस तरह वो दोनों आसानी से तो निकल गए, लेकिन सनमई को इस बात का शक हो गया कि प्रिंसेस यंजी इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। यकीनन वो उसे बचाना चाहती थी, चाहे इस बात का यकीन ली जुआन को नहीं आ रहा। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंजी काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और जॉन उसे वापस जाने के लिए कह रहा था, जिस पर वो बोली कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जॉन से प्यार करने लगी थी। पर जब वो सो गई तो जॉन खुद ही उसे उठाकर ली जुआन के सामने ले आया, क्योंकि वो अपनी वजह से यंजी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ यंजी को रूम में बंद कर दिया गया था। वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेती, सिर्फ एक ही जिद लगाई हुई थी कि मुझे जॉन से मिलना है, वो भी अभी के अभी। इधर ली जुआन भी इस बात से काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि यंजी ने उसे कहा था कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई सनमई को तुमसे दूर करे तो। वही सनमई भी ली जुआन के पास आकर उसे समझाती है कि यंजी की खातिर उस जॉन को छोड़ दिया जाए। ये बात ली जुआन बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि वो एक किलर है तो वो यंजी को खुश कैसे रखेगा। इसी बात को लेकर दोनों की बहुत गहरी बहस स्टार्ट हो गई और सनमई बोली कि क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें पता चला कि मैं सनमई नहीं बल्कि कोई और हूँ, तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो जाएगा। इस पर ली जुआन ने तो कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से खड़ा रहा और सनमई खुद ही उसका जवाब समझकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जब ली जुआन यंजी के पास उसे मेडिसिन देने के लिए आया था तो वही ग्वान ने बताया कि प्लीज मेरी मदद करो, पता नहीं सनमई कहाँ चली गई। ये सुनकर उसके पाँव से तो जमीन निकल गई। दूसरी तरफ हमें सनमई को दिखाया गया जो कि जंगल में काफी ड्रंक हो चुकी थी। वहाँ कुछ किलर्स उस पर अटैक करने लगे जो कि शायद तियानमू सिटी से ही थे, पर सनमई पर अटैक करना इतना आसान थोड़ी ना था। बार बार उन्हें रोककर बताती कि तुम लोगों को क्या पता कि वो कितना खड़ूस, कितना जिद्दी इंसान है, वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। अभी ली जुआन उसे बचाने के लिए पहुंच आया और एक ही मार में उन सबको नीचे गिरा देता है। सनमई को भी डांटने लगा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे बताए बगैर तुम पैलेस से कैसे निकल आई। अब कम तो वो भी नहीं थी, कहने लगी कि मेरे पाँव हैं, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यहाँ तो ली जुआन ने उसको टाइटली हक कर दिया, बताया कि तुम सनमई हो या फिर कोई और, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर हमारी सनमई भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये बात यियांग ने भी सुन ली जो कि सनमई को बचाने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ तियान को दिखाया गया जिसने देखा कि मिस क्यों अपनी डाइवोर्स की वजह से काफी परेशान है, तो उसका मूड बेटर करने के लिए उसे एक आइडिया आया। जिस इंचार्ज ने उसे बुले किया था उसकी पिटाई करने के लिए मिस क्यों को लेकर आया और उसे पीटने के बाद तो वाकई ही मिस क्यों का मूड बेटर हो गया। नेक्स्ट सीन में सनमई ने उन तीनों को कटोरे में खड़ा किया हुआ था। उन्हें बताती है कि मुझे सच सच बताओ तुम तीनों कौन हो और यहाँ किसके कहने पर आए। अब सनमई की नेचर तो वो लोग भी अच्छे से जानते थे, इसलिए सच सच बता दिया कि हम लोग मुगजी सिटी से हैं और जनरल जिनफू के कहने पर यहाँ ली जुआन को मारने के लिए आए थे। हमारी लॉर्ड यी जुआन से कोई दुश्मनी तो नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी फैमिलीज को मार देगा। उनका सच जानने के बाद भी सनमई ने अपना सच नहीं बताया। दूसरी तरफ ली जुआन ने जॉन को आजाद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ यंजी के लिए। वो प्रिंसेस यंजी के पास मेडिसिन लेकर जाता है जिसने इसको देखते ही इसे हक कर दिया। इसके बाद ली जुआन उसे
उसे बता रहा था कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन की वजह से छोड़ दिया, जिस दिन उसका तुमसे दिल भर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि इस किलर को किसी और ने नहीं बल्कि यीजुनेन ने भेजा था मुझे मारने के लिए। वैसे तो जॉन भी ये बात जान गया था कि सनमई ही जुनेन है, पर उसे इसलिए भी नहीं मारता क्योंकि उसने यंजी की हेल्प की थी। अगली सुबह ये सभी घूमने फिरने के लिए सिटी से बाहर जाते हैं, जहाँ इन्हें काफी डिफरेंट चीजें देखने को मिली। वही ली जुआन ने सनमई को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि यही वो लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि सनमई के बारे में रूमर्स फैले हुए थे कि उसने लॉर्ड ली जुआन को अपने झांसे में फंसाया। अगले सीन में सनमई ली जुआन को बता रही थी कि यियांग उसी दिन बाजार में गायब हो गया था और वो इतने दिनों से वापस नहीं आया। यकीनन वो कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहा होगा। खैर उसके वार के लिए ये दोनों भी तैयार थे। दूसरी तरफ जब किमिंग के पास उसका वेडिंग ड्रेस आया तो ये जानकर के ऐसा सेम सनमई के लिए भी बनवाया गया है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए ही उसने प्लानिंग की सनमई को जान से मार देने की। नेक्स्ट सीन में सनमई ने उन तीनों को एक लेटर दिया, बताया कि इसे जनरल जिन्फू तक पहुंचा दो, वो तुम्हारी फैमिलीज को आजाद कर देगा। वो लोग अभी तक सनमई की सच्चाई तो नहीं जान सके, लेकिन उसका वेडिंग ड्रेस देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद किमिंग ने अपनी चाल चलने के लिए लूसी को बेवकूफ बनाया। उसे बताया कि मेरी वेडिंग ड्रेस में एक छोटा सा कट लगा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन खराब हो। चाहे ये एक छोटा सा कट है पर मुझे इससे भी फर्क पड़ता है। यहाँ लूसी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं किमिंग का ड्रेस सनमई के साथ चेंज कर दूं, वैसे भी इससे उसको कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब वो कुछ ऐसा ही करता है। चोरी छुपे उसने सनमई की ड्रेस चेंज कर दी। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कि वो कितने बड़े झांसे में आ गया। नेक्स्ट सीन में यियांग को दिखाया गया जो कि अभी भी पैलेस से बाहर था और अपने साथियों को प्रिपेयर कर रहा था यो सिटी को ओवरटेक करने के लिए। इधर सनमई ली जुआन के साथ अपनी शादी के गिफ्ट्स ओपन कर रही थी, तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस दिन बाजार में लोगों का बिहेवियर कुछ अजीब था। यानी कि जो करतब वो लोग दिखा रहे थे वो तो सिर्फ तियानमू सिटी के लोग ही जानते थे, जिस पर इन्हें पता चल गया कि तियानमू सिटी के सिपाही पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके। इसके बाद मिस क्यों को दिखाया गया जो सनमई का वेडिंग ड्रेस देखकर काफी खुश हो गई और फौरन से उसे ट्राई करने के लिए पहन लिया। बातों ही बातों में उसने तियान को बताया कि मुझे भी अपनी शादी के लिए ऐसा ही ड्रेस चाहिए। यहाँ पर उससे एक नीडल पिंच हुई, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही तियान उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हें ऐसी ही ड्रेस दिलाने की कोशिश करूंगा। ये बातें अभी चल ही रही थी कि मिस क्यों के मुंह से खून आने लगा। तियान भी देखकर काफी ज्यादा डर गया और फौरन से आवाज लगाकर सबको इकट्ठा कर देता है। यहाँ सनमई को पता चला कि जिस नीडल ने इसे पिंच किया था उस पर पॉइजन लगा हुआ था और मिस क्यों मुसलसल यही कहती रही कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। लूसी भी इतना ज्यादा डर गया था कि उसे भी सच बताना पड़ा कि मुझे किमिंग ने कहा था अपनी ड्रेस को तुम्हारी ड्रेस के साथ चेंज करने के लिए। खैर यहाँ मिस क्यों की डेथ हो गई और सबके सरों पर खून सवार था। वो किमिंग को जान से मार देना चाहते थे, पर सनमई बोली कि किमिंग को मैं अपने हाथों से मारूंगी, मेरे अलावा उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अगली सुबह यियांग किमिंग के पास आकर उसे डांटने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गया, तुमने यहाँ पर मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दी। हमारा प्लान तो ये था ना कि हम यू सिटी को पीसफुली ओवरटेक करेंगे और फिर मुक्ति सिटी को भी फोर्सेस के थ्रू राजी करके एक पीसफुल सिटी बना देंगे जहाँ पर वार का कोई नामो निशान ही ना हो। अगर तुम खून खराबा ही चाहती हो तो मैं अभी जाकर प्लान कैंसिल करवा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किमिंग ने उसे भी मारकर बेहोश कर दिया। कहने लगी कि मुझे यो सिटी पर हुकूमत करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन के मेरा सगा बाप भी। इसके बाद वेडिंग का सीन दिखाया गया जहाँ तियानमू सिटी के सिपाही भी घुस आए थे अपने प्लान को फॉलो करते हुए। दोनों ही ब्राइड्स भी अच्छे से तैयार हो गई थी। सनमई की नजरों में खून साफ साफ नजर आ रहा था, जबकि किमिंग को इस बात की तसल्ली थी कि आज वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी बातें किमिंग ने पहले नहीं की थी अब करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि हम जल्दी ही यो सिटी को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर जैसे ही सिपाही ने फायर वर्क किया तो यहाँ किमिंग कहने लगी कि इस सिग्नल का मतलब समझ गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तियानमू सिटी ने यो सिटी को ओवरटेक कर लिया है। फिर वो क्लैप करके सनमई को गिरफ्तार करने के लिए कहती है, पर तभी उसे पता चला कि उसके सिपाही तो पकड़े गए थे। सनमई बोली कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी चाल चलती रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी हर एक चाल का हमें अंदाजा था। अब किमिंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय रोने और गिड़गिड़ाने के कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यंजी तो किसी भी हाल में उसे माफ नहीं करना चाहती क्योंकि उसने मिस क्यों की जान ली। यहाँ जैसे ही किमिंग को मौका मिला उसने सनमई की गर्दन पर नाइफ रख दिया, बताया कि अगर कोई मेरे पास भी आया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। सनमई ने भी सबको साइड पर रहने के लिए कहा और ली जुआन भी अच्छे से जानता
था कि सनमई उसका मुकाबला अच्छे से कर सकती है। बाहर जाते साथ ही किमिंग हॉर्स का सहारा लेकर यू सिटी से निकलना चाहती थी, पर ऐसे कैसे, अब तो वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और सनमई उसे तीर मारकर उसकी हर एक गुनाह की सजा देती है। किमिंग बोली कि तुम मेरी बड़ी बहन को नहीं जानती, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर सनमई ने बताया कि अभी वो भी मुझे अच्छे से नहीं जानती, चलो तुम्हें मैं जाते जाते अपनी सच्चाई बता ही देती हूँ। मैं मुगजी सिटी का लॉर्ड यी जो नैन हूँ। इसी के साथ उसे मारकर खत्म कर दिया। अगली सुबह सनमई मिस क्यों के कब्र के पास बैठी उसे बताती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया गया जहाँ इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि सनमई मुगजी सिटी जाएगी पीसफुल रहने का मैसेज लेकर। इस बात के लिए तो ली जुआन कभी भी नहीं मानने वाला था, पर सनमई ने उसे मनाने की हर एक कोशिश की कि शायद यी जुनैन इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। दूसरी तरफ यियांग जो कि अभी तक तो सलाखों के पीछे था, लेकिन सनमई अच्छे से ये बात जानती थी कि उसका मकसद सिर्फ पीस बनाना था। बताया कि अगर तुम अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हो तो फिर मुगजी सिटी मेरे साथ चलो। ये जानने के बाद कि किमिंग की मौत हो चुकी है और शायद होनी भी चाहिए थी, यियांग ने उससे हाथ मिला लिया। इसके बाद इन दोनों के जाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली जुआन सनमई को एडवाइस कर रहा था कि अगर जूने ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। असल में सनमई कभी उससे पहले दूर गई नहीं ना, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ जॉन भी जिनफू के पास जाकर उसे इस मिशन के लिए मना करने वाला था, पर यंजी उसे अकेले जाने नहीं देती। बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वहाँ तियानमू सिटी में किमिंग के डैड की डेथ हो चुकी थी, जहाँ उसकी बड़ी सिस्टर ने अपने सभी भाइयों को मार दिया था, क्योंकि वो पूरी सिटी पर सिर्फ खुद ही राज करना चाहती थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब जनरल जिनफू को मिस क्यों की मौत की खबर हुई तो उसे यो सिटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी और अब तो वो अपनी बहन का बदला भी लेना चाहता है। फिर ये जानने के बाद कि यो सिटी ने अपना एजेंट भिजवाया है पीस बनाने के लिए तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। दूसरी तरफ तियानो और लूसी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, यानी कि वो अभी भी जनरल जिनफू को ही फॉलो कर रहे थे। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि जनरल जिनफू ने इनको पैगाम भिजवाया था कि जिसने भी तुम लोगों को वो लेटर लिख कर दिया था, मुझे वो हर हाल में मुर्दा चाहिए, अगर नहीं तो फिर तुम्हारी फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए ही वो सनमई को मारकर अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। अगले ही सीन में इन्होंने सनमई को मुर्दा जनरल जिनफू के सामने पेश कर दिया, लेकिन साथ साथ इन्हें काफी डर भी लग रहा था क्योंकि जनरल जिनफू अब इनको भी मार देने वाला है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब लूसी सनमई को मारने ही वाला था तो ग्वान ने उसे रोक दिया। बताया कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि सनमई भी अब हमारी फैमिली की तरह है। त्यान ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। तो इस पर सनमई ने भी उसे अपनी सच्चाई बताई कि मैं ही मुगजी सिटी का लॉर्ड यी जुनैन हूँ। उनको यकीन दिलाने के लिए अपना पेंडेंट भी दिखाया। बताया कि मेरे डैड के कहने पर मुझे हमेशा मेल बनकर रहना पड़ा। इस बात से तो यियांग भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और वो भी लॉर्ड की वर्शिपिंग करने के लिए उसके सामने झुक गए। इधर जनरल जिनफू को अब सिर्फ वो पेंडेंट ही चाहिए जिसके बाद वो प्रिंस बन सकेगा, लेकिन वो पेंडेंट अभी तक गायब है। इसीलिए ही वो इन तीनों को मारने वाला था, लेकिन वो बोले कि हमें मत मारो, हम आपके बहुत काम आएंगे। यो सिटी से जो लड़की आपके पास आने वाली है सनमई, वो हम पर बहुत ट्रस्ट करती है। दिखने में वो बिल्कुल लॉर्ड यी जुनैन की तरह है। अगर आपने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया तो यूँ समझो कि यू सिटी भी आपके कंट्रोल में आ गई। असल में ये सारी बातें सनमई ने प्लान करके रखी थी। बताया कि अगर तुम लोग ऐसा बोल दोगे तो यकीनन वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। जनरल जिनफू को भी ये तीनों कुछ काम के लगे, इसलिए इन तीनों को डेड बॉडी का ख्याल रखने के लिए कहा जब तक वो पेंडेंट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट सीन में जॉन और प्रिंसेस यंजी दोनों ही मुगजी सिटी पहुंच गए थे और फिलहाल के लिए एक सीक्रेट जगह में रहने लगे। इधर सबके जाने के बाद ये तीनों अब सनमई को होश में लेकर आने वाले थे क्योंकि उसे सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश किया गया है। इससे पहले एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ यियांग सनमई को देखकर हंस रहा था कि क्या होगा अगर ली जुआन को पता चला कि जिससे वो इतनी नफरत करता है वो उसकी प्यारी सी सनमई ही है। ये तीनों भी सनमई को लॉर्ड की तरह ट्रीट करने लगे, जिस पर वो बोली कि मैं चाहे वहाँ का लॉर्ड हूँ लेकिन तुम लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, इसलिए मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले ट्रीट किया करते थे। यहाँ सनमई को होश में लाने के बाद उसे बताया कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, अब उसे फौरन से जाकर सनमई के रूप में आना था। दूसरी तरफ यियांग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अलग से जनरल जिनफू से मिलने के लिए आ गया। उसे बताता है कि मैं सनमई को मारना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर वो बोला कि भला
भला मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करने लगा, इसमें मुझे क्या फायदा होगा। सेम टाइम पर यहाँ सनमई भी पहुँच आई। वैसे तो जनरल जिनफू उसे नहीं मारना चाहता था, पर उसे देखकर गुस्से में आ गया और फौरन से उसके गले पर तलवार रख दी। लेकिन सनमई उसको अपनी बातों में ले आई, बताया कि तुम यियांग की चाल नहीं समझ सके, वो हम दोनों को ही लड़ाकर हम दोनों सिटीज को ओवरटेक करना चाहता है। कुछ न कुछ करके तो उसे बेवकूफ बना ही दिया। एडिशन यहाँ पर हुई जब उसने बताया कि मिस क्यों मुझे अपनी बहन मानती थी, क्योंकि मैं उसे उसके हस्बैंड की तरह लगती थी। इस पर जनरल जिनफू बोला कि क्या तुम अपना मास्क हटा सकती हो। फिर जैसे ही इसने अपना मास्क हटाया तो जनरल जिनफू उसे देखकर सदमे में चला गया, जैसे ये जुनियन वाकई ही जिंदा होकर इसके सामने खड़ा हो। अब तो वो फौरन से इन्हें यहाँ पर छोड़कर जुनियन की डेड बॉडी देखने के लिए चला गया, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पहुँच पाता यियांग ने उसे रोककर अपनी बातों में उलझा दिया ताकि सनमई कॉफिन में पहुंच जाए। और तो और इसके लिए बेचारे को गे बनने की एक्टिंग भी करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ सनमई के लिए, वरना ली जुआन से तो इसे जेलसी के अलावा और कुछ भी लेना देना नहीं। खैर फिलहाल जिनफू के लिए डेड बॉडी देखना ज्यादा जरूरी था, इसे अपनी जान छुड़ाकर उसे देखने के लिए चला गया। और अच्छी बात तो यह है कि जब उसने जाकर कैफिन खोलकर देखा तो सनमई वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे उसका शक अभी भी कम नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू ने उन तीनों को अपने सामने खड़ा करके पूछा कि जुनियन और सनमई एक ही सिटी में एक ही जगह पर रह रहे थे, ये कैसे हो सकता है। जिस पर उन्होंने सनमई की बताई हुई झूठी मूठी कहानी सुना दी कि जुनियन हमें सिटी से बाहर मिला था और सनमई सिटी के अंदर, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को नहीं देख सके। नेक्स्ट सीन में किंगयान को दिखाया गया जो कि मुफ्ती सिटी पहुंच आई थी और यहाँ एक जालिम आंटी के हाथों चढ़ गई जो सारा दिन इसे काम करवाती रहती है। सिर्फ यही नहीं, अगर वो कोई काम टाइम पर ना करे या करने से इनकार कर दे तो उसे काफी मार भी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में ली जुआन फनिये के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और उसे सनमई याद आती है, जैसे पता नहीं उसे गए हुए कितने साल हो गए हो। यहाँ उन्हें सुनाई दिया कि एक मास्टर अपने टीम मेंबर से कह रहा था कि जल्दी से तैयार हो जो हमें जनरल जिनफू के मेंशन जाना होगा। ये बात ली जुआन को कुछ समझ नहीं आई। फिर जैसे ही वो लड़कियां थोड़ा साइड पर जाती है वॉशरूम के लिए तो इसे भी बहाना मिल गया उनसे बात करने का। पूछने पर पता चला कि जनरल जिनफू ने अपने मेहमानों के लिए दावत रखवाई है जिसमें हम डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इस पर ली जुआन ने उनको काफी कीमती सिक्के दे दिए और बदले में इनकी ड्रेसेस ले लेता है, क्योंकि अब ये दोनों वहाँ पर लड़कियां बनकर जाने वाले थे। जबकि यहाँ जिनफू की पूछताछ अभी तक खत्म नहीं हुई। पहले तो सनमई के बात लेते वक्त उसके साथ अपनी एक खबरी को लगवा दिया था ताकि वो इसे बता सके कि वो वाकई ही लड़की है या नहीं। इसके बाद उन तीनों को भी सनमई से मिलवा देता है उसके पुराने दोस्त बताकर। खुद दूर ही खड़ा इनको ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे इसको पता चला कि सनमई वाकई ही जुनियन नहीं हो सकती। सनमई और यियांग को इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से था कि जनरल जिनफू को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं, हमें जल्द से जल्द किसी डेड बॉडी का इंतजाम करना होगा। इसके बाद दावत का सीन दिखाया गया जहां अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फनी सी एंट्री होती है ली जुआन और फनिये की, जिन्हें देखकर यियांग और सनमई को हैरान होने के साथ साथ इन दोनों पर काफी हंसी आती है। फनिये को जनरल जिनफू ने अपने पास बुला लिया। बेचारे को जाने में तो काफी दिक्कत होती है, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। तो इधर ली जुआन सनमई के पास उसे चिरअप करने के लिए जाने ही वाला था कि इधर यियांग उसे अपने पास बुला लेता है। गुस्सा तो उसे इस यियांग के बच्चे पर बहुत आ रहा था, पर वो बोला कि अपने कैरेक्टर में रहो इससे पहले कि तुम एक्सपोज हो जाओ। दूसरी तरफ लाश ढूंढने की जिम्मेदारी तियान और लूसी के हवाले कर दी गई थी, जबकि वो लोग तो किंगयान को ही उठा कर ले आए जो मार खाने की वजह से बेहोश पड़ी थी। खैर इधर दावत में बाकी सब तो काफी ड्रंक हो चुके थे, लेकिन सनमई और यियांग जानबूझकर खुद को बचाते रहे। और ली जुआन को तो सनमई के पास वो लड़के देखकर काफी गुस्सा आ रहा था जो उसे सर्व करते हैं। अब इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर हो जाए और कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, यियांग उसे वहाँ से बाहर ले आया। इधर तियान मिस्क्याओं का मेमोरल टेबलेट देखकर उसे मिस कर रहा था। उसका बदला तो ले लिया, पर उसे बुलाना इतना आसान भी तो नहीं। दूसरी तरफ यियांग ली जुआन को बाहर लाने के बाद उसे समझा रहा था कि अब अगर तुम यहाँ आ ही गए तो केयरफुल रहो इससे पहले कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। जिस पर वो बोला कि मैं उन लड़कों को सनमई के पास देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें भी बता रहा हूँ उससे दूर रहा करो। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू सनमई के ड्रंक होने का फायदा उठाता है। उसे बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आता हूँ। असल में वो ये बात जान गया था कि अगर उसने सनमई को अपने वश में कर लिया तो ली जुआन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, इसीलिए ही वो उसकी ड्रंक हालत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जनरल जिनफू तो सनमई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, पर ये इतना आसान थोड़ी ना है। वो तो ड्रंक हुई ही नहीं थी, बल्कि ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है उसे वहाँ से भगाने के लिए। इधर ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर यियांग उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि सनमई खुद को बचा सकती है। फिर जनरल जिनफू के जाते ही ये दोनों सनमई के रूम में भागने लगे और यहाँ तो जैसे इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा हो। सनमई खामोशी से लेटी इन दोनों की ये नोक जोक सुनती रही और जब ली जुआन ने यियांग को मारकर बेहोश कर दिया तो वो भी घबरा कर उठ गई। दूसरी तरफ जहाँ किंग यान को लाट समझकर कैफिन में बंद कर दिया था, अब रात को वो चिल्लाने लगी कि मुझे बाहर निकालो। लूसी और ग्वान तो उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ त्यान ने आकर इन दोनों की हेल्प की और जब देखा तो वो किंग यान निकली। यकीन तो इनको भी नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आ गई, पर अब उसका मुंह बंद करने के लिए उसे वार्डरोब में बंद कर दिया। अब पहले तो किसी और लाश का बंदोबस्त करना पड़ेगा और वो भी ऐसी जो पहचानी ना जाए, ताकि जनरल जिनफू जल्द से जल्द उसको दफना दे। तो वहाँ सनमई ली जुआन को बातें सुना रही थी कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अगर पकड़े जाते तो। जिस पर ली जुआन उसे किस करते हुए कहता है कि मैं और क्या करता, तुम्हें मिस कर रहा था ना। खैर यहाँ बातों ही बातों में दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। आखिर 2 दिन से जो दूर रहे। वही बीच में यियांग आते हुए कहने लगा कि एक दूसरे से फासला रखो, अभी तुम दोनों की शादी कंप्लीट नहीं हुई। और तो और वो इन दोनों को अकेले भी सोने नहीं देता, क्योंकि इन दोनों की शादी भी कंप्लीट नहीं हुई तो चांस यियांग का भी तो बन सकता है। अगली सुबह इन तीनों ने एक लाश ढूंढ ली थी जिसकी स्मेल काफी ज्यादा होती है। इनका खाना खाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। खाने से यहाँ त्यान को किंग यान का ख्याल आया। उसे बताया कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चीखना चिल्लाना बंद करो तो। इसके बावजूद भी जब त्यान ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो वो चीखने लगी। यहाँ लूसी तो उसे मार ही देना चाहता था, पर त्यान ने उसे मना कर दिया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि त्यान ने कई बार उसकी जान बचाई, वरना लूसी तो उसे मार ही देता। ये देखकर किंग यान को भी वो अच्छा लगने लगा। आखिर कोई लड़का बगैर किसी वजह के उसे क्यों बचा रहा है। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू ने सनमई को बताया कि लॉर्ड यी जुनेन इस वक्त बीमार है, वो रिकवर कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता। वही एक सैनिक इसे लॉर्ड यी जुनेन समझकर इसके सामने झुक जाता है, जिस पर सनमई बोली कि मैं यी जुनेन नहीं बल्कि सनमई हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी प्लानिंग सनमई की थी, तो उधर जनरल जिनफू के दिमाग में भी कुछ न कुछ तो जरूर चलने लगा। नेक्स्ट सीन में जब ओजिन ने आकर बताया कि हमें काफी ढूंढने पर भी वो गोल्डन सील नहीं मिल सका, तो इस पर जनरल जिनफू बोला कि अगर यी जुनेन मुझे खुद ही अपना थ्रोन पहना दे तो शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। असल में वो सनमई को ही यी जुनेन बनाकर अपना फायदा उठाने का सोच रहा था। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जो कि बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई थी और तभी उसे किमिंग की सूरत वाली लड़की नजर आई। साथ ही उसका पीछा करने लगी। असल में ये किमिंग की अल्डर सिस्टर हुरोई थी, जो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे बेचारी सी कोई लड़की हो। प्रिंसेस यंजी के पूछने पर उसने बताया कि मैं किमिंग की अल्डर सिस्टर हुरोई हूँ। पिताजी के डेथ के बाद मेरे भाइयों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और मैं जान बचाते हुए वहाँ से निकल आई। असल में ये सब हुरियों की प्लानिंग थी। वो तो यहाँ सनमई को मारने के लिए आई है, लेकिन प्रिंसेस यंजी को उसकी कहानी सुनकर उस पर काफी रहम आ रहा था। नेक्स्ट सीन में सनमई ने ली जुआन को सर्वेंट्स के कपड़े पहना दिए थे और उसे सर्वेंट की तरह रहने के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि यही रास्ता बचा था जिससे जनरल जिनफू उसको नहीं पहचान सकेगा। अगले सीन में जनरल जिनफू सनमई को लालच दे रहा था कि लॉर्ड ली जुआन की वाइफ तो तुम पहले से ही हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यी जुनेन भी बना सकता हूँ। वैसे सनमई भी यही चाहती थी, इसी के लिए तो उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की। नेक्स्ट सीन में सभी मिनिस्टर्स लॉर्ड यी जुनेन से मिलने की जिद कर रहे थे, इस रूमर को कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो वाकई ही मिसिंग तो नहीं, जिसके लिए सिस्टर सोए इनको मना कर रही थी। एंड टाइम पर जनरल जिनफू भी पहुंच आया, जिसने इन सबको ये कहकर मुतमईन कर दिया कि आज तो नहीं लेकिन कल तुम सब उनसे मिल सकोगे। आफ्टर दैट उसने सिस्टर सोए को भी यही बताया कि मैंने लॉर्ड यी जुनेन को ढूंढ लिया है, काफी जख्मी है लेकिन कल तक यहाँ पहुँच जाएगा। जनरल जिनफू को लगता है कि लॉर्ड यी जुनेन एक लड़का है जबकि सनमई एक लड़की, इसलिए वो मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दूसरी तरफ जब सनमई ने ये बात ली जुआन को बताई तो वो इसे ऐसा करने से मना कर देता है। बताया कि यी जुनेन मिसिंग है तो क्या हुआ, कभी न कभी तो वो वापस आ ही जाएगा। लेकिन फिर जब सनमई ने उसको इतना इंसिस्ट किया तो उसे भी सनमई की बात माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जो हुरियों को भी अपने साथ रहने के लिए ले आई थी। लेकिन
लेकिन जॉन जो कि जनरल जिनफू को मारने के लिए ही गया था पर अब तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से प्रिंसेस यंजी काफी परेशान होती है। इस पर हुरियो ने कहा कि मैंने सुना है सनमई भी जनरल जिनफू के पैलेस में रह रही है, तो क्यों ना तुम खुद ही जॉन को ढूंढने के लिए चली जाओ। दूसरी तरफ जॉन जनरल जिनफू को मारने के लिए तो गया था पर ब्लाइंड होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता, जबकि जनरल जिनफू तो उसे ही ये हरकतें करते हुए देख रहा था। अब तो यकीनन उसे पकड़ा ही जाना था। नेक्स्ट सीन में तियान ये खबर लेकर सनमई के पास जाता है कि जॉन यहाँ पर आ गया था और अनफॉर्चुनेटली पकड़ा गया। ये सुनते साथ ही ली जुआन को यंजी की फिक्र होने लगी और सनमई फौरन से जनरल जिनफू के पास पहुँच जाती है। उसको बताया कि जॉन प्रिंसेस यंजी का लवर है, अगर तुमने उसको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो शायद मैं भी ये सुनैन बनकर तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं। जबकि उसे तो फिलहाल राजा बनने की लालच थी। कहने लगा ठीक है, वो एक ब्लाइंड असैसिन है, भला उसको मारकर मुझे क्या फायदा। नेक्स्ट सीन में सनमई और ली जुआन जॉन से मिलने के लिए आए थे, जिस पर उसने बताया कि प्रिंसेस यंजी मेरे घर में है, तुम दोनों प्लीज उसे लेने के लिए पहुंच जाओ। जबकि यंजी भी यहाँ जनरल जिनफू के पैलेस में पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसका सामना ओजन से होता है, जिसका उसे देखते ही उस पर दिल आ गया। वो इसे अपने साथ लेकर जाने लगा। बताया कि तुम सनमई की दोस्त हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सनमई से मिलवा देता हूँ। दूसरी तरफ किंग यान, जिसे तियान ने बुरी तरह से बांध रखा था, लेकिन अब वो लूसी के सामने वॉशरूम का बहाना करके अपने आप को छुड़ा देती है और उसे ये धमकी जरूर दे दी कि यहाँ पर तियान नहीं है, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बावजूद भी उसे जैसे ही मौका मिला वो इसे सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर भागते हुए उसका सामना ली जुआन और सनमई से हुआ, जिसे वो लॉर्ड कहकर फौरन से उसके सामने झुक जाती है। यहाँ जनरल जिनफू ने भी ये सीन देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, यहाँ वो तीनों भी इसे लेने के लिए पहुँच आए और जनरल जिनफू के सामने बहाना कर दिया कि ये हमारी बहन है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए हर किसी को लॉर्ड समझती है। किसी भी तरह करके वो लोग किंग यान को वहाँ से ले गए और इधर सनमई बोली कि इसने जरूर मुझे लॉर्ड यी सुनैन समझ लिया होगा। इस पर जनरल जिनफू ने तो यकीन कर लिया, पर ली जुआन को समझ नहीं आती कि दो लोग इतने ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया। ओजिन उसे सनमई से मिलाने का कहकर उसे अपने रूम में ले आता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल से यंजी ने उससे अपनी जान छुड़ाई और उसके रूम से भागते हुए बाहर निकल आई। इधर ली जुआन और सनमई पर पहले ही किंग यान बॉम्ब बनकर गिर गई थी कि वही इनको यंजी की आवाजें भी सुनाई देने लगी। फौरन से उसे बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पैलेस के बाकी सब सिपाही भी इकट्ठे हो गए। जनरल जिनफू भी इनकी आवाजें सुनकर बाहर आ गया। सनमई ने बताया कि तुम्हारे वाइस जनरल ने प्रिंसेस यंजी को हरास करने की कोशिश की, इसलिए हम इसको सजा दिए बगैर नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ येंग और इन तीनों ने भी जंग स्टार्ट होने की सूरत में सब कुछ मैनेज करने का इंतजाम कर लिया था, पर जनरल जिनफू इस वक्त सनमई से पंगा नहीं ले सकता, आखिर उसे लॉर्ड भी तो बनना है, इसलिए उसने अपने हाथों से ही ओजिन को सजा दे दी। ली जुआन का गुस्सा तो अभी भी ठंडा नहीं हो रहा था। सबके जाने के बाद सनमई कहती है कि इसकी जान लेना तुम सब मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में ली जुआन यंजी को डांट रहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, जॉन के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन हमेशा की तरह सनमई यंजी को ली जुआन की डांट से बचा लेती है। इसके बाद किंग यान को भी सारी प्लानिंग के बारे में बताना पड़ा कि अगर तुमने गलती से भी ली जुआन की आइडेंटिटी किसी को बता दी तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनमई रात को ओजिन के रूम में आई थी और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो हम आगे ही जान सकेंगे। आफ्टर दैट येंग उसे संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो यी सुनैन बनकर इनर सिटी में इंटर होने वाली थी। यहाँ सनमई ने उसे काफी पोलाइटली क्लियर कर दिया कि मेरे दिल में सिर्फ ली जुआन बसता है, इसलिए प्लीज तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। जिस पर येंग बोला कि पागल लड़की, मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीसफुल लाइफ वाली ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। चाहे दिल ही दिल में येंग उसे प्यार करता था, लेकिन जैसे सनमई खुश वैसे येंग भी खुश, इसलिए भी वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्वान, लूसी और तियान ने जनरल जिनफू के कहने पर उस लाश को दफना दिया, क्योंकि अब उसे यी जुनैन की डेड बॉडी की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अगले ही सीन में सनमई को यी जुनैन बनाकर अच्छे से तैयार कर दिया गया था। उसे देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इस बात ने ली जुआन को भी हैरान कर दिया। आफ्टर दैट इनर सिटी की तरफ जाते हुए यहाँ हुरियो
के पीछे तियानमू सिटी के कुछ गुंडे पड़े हुए थे जो कि उसकी अपनी ही प्लानिंग थी। बाकी सब तो उसे देखकर पहली नजर में ही कीमिंग समझने लगे, जिस पर प्रिंसेस यंजी ने उनको खुलकर पूरी बात बताई। लेकिन यहाँ सनमई को याद आया जब कीमिंग ने उसे कहा था कि तुम मेरी बड़ी बहन को जानती नहीं, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भी उसको ये सब कुछ नाटक लगने लगा। बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए ये तमाशा देखना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी उनको बचाने के लिए ना जाए। हुरियो भी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि ऐसे तो सनमई को यकीन नहीं आने वाला, इसलिए वो अपनी क्लोज सर्वेंट को भी उनके हाथों मरवा देती है। इससे भी जब कोई काम ना बन सका तो उसने असैसिन को इशारा किया खुद पर हमला करने के लिए। अब इतना कुछ करने के बाद तो इनको भी यकीन करके उसको बचाना पड़ा, पर सनमई ने उसे वार्न कर दिया कि अगर यहाँ तुम कीमिंग का बदला लेने के लिए आई हो तो जान लो कि मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। नेक्स्ट सीन में सिस्टर सोए बैठे बड़बड़ा रही होती है क्योंकि वो ये जुनैन को मिस कर रही थी। सनमई भी उसे देखकर खुश हो गई। उसके पास आते हुए बताया कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। सिस्टर सोए की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, तो इधर ली जुआन भी देखकर हैरान था कि वो एक अनजानी औरत से कितनी जल्दी घुल मिल गई। सनमई ने सिस्टर सोए को बताया कि इन सब ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से ये सब हमारे साथ रहे। आफ्टर दैट सिस्टर सोए उन सब का रहने का इंतजाम करने के लिए चली जाती है और इधर ये सब डिस्कस करने लगे कि किस तरह कोर्ट में जनरल जिनफू का असल चेहरा सबके सामने लाया जाए। नेक्स्ट सीन में ली जुआन सनमई से पूछता है कि तुम्हें याद है जब हम दोनों पहले मिले थे, मैं तो सच में ही तुम्हें लड़का समझ बैठा था, बल्कि तुम्हारे साथ फाइट भी करने ही वाला था। जिस पर सनमई बोली कि मैं वो दिन कभी भी नहीं भुला सकती, बल्कि मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तियान बेटा हुरियो के जागने का वेट कर रहा था, तभी किंग्यान उसके पास आकर बताती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, सच सच बताओ। बेचारे तियान के लिए तो जान छुड़ाना ही मुश्किल हो गया कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, कैसी बातें कर रही हो। लेकिन किंग्यान कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे फर्स्ट किस भी की थी। दूसरी तरफ हुरियो को भी जाग आ गई थी। इन दोनों की नोकझोंक पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर क्या करती, चुप करके सुनती रही। नेक्स्ट सीन में जनरल जिनफू काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि कल ये जुनैन उसको अपना थ्रोन बनाकर यहाँ का राजा बना देगा और फिर मुगजी सिटी की सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। उसने ओजिन को पहले से ही ट्रूफ को तैयार रखने के लिए कहा कि अगर सनमई ने कुछ भी हमारी प्लानिंग के खिलाफ किया तो हम उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन ओजिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी जनरल जिनफू की बात से कुछ ज्यादा सहमत नहीं। नेक्स्ट सीन में सनमई को दिखाया गया जो कि हुरियो से मिलने के लिए आई थी, उसका हाल जानने के लिए, पर वो एक्टिंग करते हुए इसके सामने कीमिंग की तरफ से माफी मांगने लगी। पर सनमई भी इतनी आसानी से उसकी बातों का यकीन तो नहीं करने वाली, उसकी सच्चाई का पता लगाना भी बाकी था। इसके बाद ग्वान और लूसी ने सनमई के पास आकर बताया कि हमारी फैमिलीज को जनरल जिनफू ने पकड़ रखा है, अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो हमारी फैमिलीज को मार देगा। जिस पर सनमई बोली कि तुम लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हमारा एक वफादार दोस्त वहीं पर है। असल में वो जॉन की बात कर रही थी, यानी कि जॉन का वहाँ सलाखों के पीछे होना भी सनमई की ही एक प्लानिंग थी। नेक्स्ट सीन कोर्ट का दिखाया गया जहाँ बाकी सबके साथ साथ जनरल जिनफू भी यहाँ टाइम पर पहुँच आया, क्योंकि आज सनमई उसे यहाँ का लॉर्ड बनाने वाली थी। जिनफू ने उससे सवाल किया कि मैंने सुना है तुम अपना तख्त छोड़ने वाले हो, जिस पर वो बोली कि मैं अपना तख्त कब छोड़ने वाला हूँ, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए। ये सुनकर तो उसे काफी बड़ा झटका लगा कि इतनी आसानी से वो अपनी बात से कैसे फिर गई, जबकि सनमई ने उसे फंसाने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। काफी सारे लेटर्स उसके सामने लाकर रख दिए, जिससे ये बात साबित होती है कि वो यू सिटी के लॉर्ड ली जुआन के साथ कांटेक्ट में था। पढ़ने के बाद सभी मिनिस्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जनरल जिनफू के खिलाफ हो जाते हैं। जिनफू बोला कि ये सरासर एक झूठ है, बल्कि ये तो ये जुनैन है ही नहीं, ये एक लड़की है जिसका नाम सनमई है। अब उसकी बातों का यकीन इतनी आसानी से तो नहीं किया जा सकता था। ऊपर से सनमई ने वो पेंडेंट भी दिखा दिया, जिससे ये बात साबित हुई कि वही लॉर्ड ये जुनैन है। पर जिनफू कहता है कि एक बार इसे चेक कर लो, अगर ये लड़की ना निकली तो तुम सब मिलकर मुझे मार देना। ये सुनकर पीछे से एक मिनिस्टर बोला कि अगर इस बात से किसी को फर्क ना पड़े तो फिर मैं ही चेक करके सबको क्लियर कर दूंगा। सनमई के साथ साथ बाकी भी सबको फिक्र होने लगी कि अब तो यकीनन वो पकड़ी जाएगी और कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जॉन जेल से बाहर आ गया था और उसका सबसे पहला काम लूसी और ग्वान की फैमिलीज को बचाना था। तो यहाँ मिनिस्टर कंफर्म करने के बाद बाहर आता है, जिसने सबको बताया कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, लॉर्ड ये जुनैन एक लड़का ही है। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि जब सनमई के डैड ने उसे देखकर बोला था कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का ही बनकर रहेगी, तो ये बात उस मिनिस्टर ने सुन ली थी। वो लॉर्ड का काफी वफादार था, इसलिए उसने अब तक इस बात को छुपा कर
कर रखा। और जनरल जिन्फू ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी सनमई पर अटैक करने की, और अब वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसे तो लगा कि उसने सनमई को मात दे दी और उसका खेल यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ओजिन ने तो उल्टा उसी पर ही अपनी तलवार रख दी। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि सनमई ने उसे बताया कि ली जुआन तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ बनाना चाहता है, लेकिन वो एक प्रिंसेस है और तुम वाइस जनरल, क्यों ना तुम जनरल जिन्फू को रिप्लेस करके खुद जनरल बन जाओ। इस लालच में तो वो आ ही गया था, पर साथ ही साथ उसे अपने कान का बदला भी तो लेना है। यहाँ तो जिन्फू भी कुछ नहीं कर सका और वो लोग घसीटते हुए उसे यहाँ से ले गए। अब सनमई ओजिन को उसका रिवार्ड देना चाहती थी। बताया कि जो ली जुआन ने तुम्हारे लिए लेटर भिजवाया है उसको जरा ऊंची आवाज में सबको पढ़कर सुनाओ। उसका ये लेटर सुनते ही सबने उससे गद्दार कह दिया। उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और पीटते हुए यहाँ से ले गए। अब मुगजी सिटी से गद्दारों का साया तो हट गया, लेकिन ली जुआन अभी भी सनमई की सच्चाई नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में जॉन प्रिंसेस यांजी को अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे ये सब कुछ करने के लिए सनमई ने मजबूर किया था, जबकि वो तो इसे सबक सिखाने के लिए डंडा लेकर बैठी हुई थी। अगले सीन में ली जुआन सनमई को बता रहा था कि मुगजी सिटी में तो सब कुछ ठीक हो चुका, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ वापस चलती हो या फिर ये जुनैन का वेट करोगी। यहाँ सनमई सोच में पड़ गई कि मुझे जल्द से जल्द ली जुआन को अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। दूसरी तरफ ये यंग हुरियो से मिलने के लिए आया था, जो इसे फौरन से हक करके एक्टिंग करते हुए वही झूठी कहानी सुनाने लगी। इधर सिस्टर ये अपने देसी टोटके आजमा कर जॉन की आंखें वापस लाने की कोशिश करती है। अब वो इसमें कामयाब होती है या नहीं ये तो देखा जाएगा। तो उधर लूसी और ग्वान भी अब कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते थे, जिसके लिए सनमई ने इजाजत देने के साथ साथ काफी सारी रकम भी दे दी। फिर वो दोनों त्यान को सनमई का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग यान त्यान के पीछे पड़ गई थी, उसे ये बात मनवाने के लिए कि तुम मुझे दिल ही दिल में प्यार करते हो, बस तुम शो नहीं करना चाह रहे। जबकि वो बेचारा तो इसे क्लियर करने की कोशिश करता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में सनमई प्रैक्टिस कर रही थी कि वो ली जुआन को अपनी सच्चाई किस तरह बताएगी, पर ये उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वही यियांग ने भी इसको देख लिया था। इसके पास आते हुए बताया कि ली जुआन तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुमसे दूर हो जाएगा। अब यियांग का भी यहाँ पर कोई काम नहीं रहा, तो वो हुरियो को अपने साथ लेकर यहाँ से वापस चले जाना चाहता है ताकि उसका ख्याल रखकर अपना फर्ज निभा सके। सनमई को हासिल तो नहीं कर सका, लेकिन आज के बाद दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। जाते जाते यियांग ने उसे बताया कि अगर ली जुआन तुम्हें बॉदर करे ना तो मुझे बताना। अगले सीन में वो ली जुआन को भी मिलकर यही बता रहा था कि सनमई ने आज तक जो भी कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। कभी भी अगर तुम्हें ये पता चले कि वो सनमई नहीं बल्कि कोई और है तो उसकी सच्चाई पर शक मत करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये कहने के बाद यियांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों ने ली जुआन को सोच में डाल दिया। तभी उसने देखा कि एक लड़की लड़का बनकर अपने लवर से मिलने के लिए आई थी। इस बात से ली जुआन को सनमई की पिछली सारी बातें याद आने लगी, जब वो लड़के के रूप में पहली बार से मिली थी, जब उसने कहा था कि अगर मैं ये जुनैन निकला तो क्या तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। और एक बार तो उसने खुलकर भी कह दिया था कि मैं मुगजी सिटी का लॉर्ड ये जुनैन हूँ। ये सारी बातें याद करने के बाद तो ली जुआन का शक सच्चाई में बदल गया, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस लड़की को लड़का बनाकर उसके लवर से मिलाना, ये सारा का सारा प्लान हुरियो का था ताकि वो ली जुआन को असलियत दिखा सके। दूसरी तरफ सनमई अभी तक ये प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं ली जुआन को कैसे बताऊं कि मैं सनमई नहीं हूँ। पीछे से ली जुआन कहने लगा कि तुम मुगजी सिटी का लॉर्ड ये जुनैन हो, यही कहना चाहती हो ना। जो अचानक से सुनकर सनमई तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन इधर हुरियो को बड़ा मजा आया। सनमई उससे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन ली जुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था कि तुम आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। अब चाहे सनमई ने उसको सब कुछ बता दिया कि जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं अपनी मेमोरी खो चुकी थी, उस वक्त तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ही ये जुनैन हूँ। लेकिन ली जुआन इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि उसकी बातों का यकीन नहीं करता। बताया कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं ये जुनैन को अपने हाथों से मारूंगा। सनमई ने उसको ये बात भी क्लियर कर दी कि तुम्हारे डैड की मौत मेरे डैड की वजह से नहीं हुई, मैंने इस बात का पता अच्छे से लगा लिया है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरी मॉम को स्ट्रेंथ देने के लिए वो ड्रम्स बजाए गए। पर जो भी है, अब ली जुआन उसे नहीं छोड़ने वाला और अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रख दी, जिस पर सनमई बोली कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर आज तुम्हारा वादा पूरा करने का दिन आ गया है। वो खामोशी से मरने के लिए ली जुआन के सामने खड़ी तो हो गई, पर वो इसे कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचा सकता था। गुस्से में वहाँ से चला गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हुरियो यियांग के पास आकर बताने लगी कि ली जुआन को सनमई की सच्चाई पता लग गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं वो उसको जान से ही ना मार दे। यियांग बोला कि ये तो एक न एक दिन होना ही था, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि ली जुआन जितना मर्जी गुस्से में हो वो कभी भी सनमई को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए भी मैं उनके बीच में नहीं आ सकता। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हुरियो के लाख कोशिश करने के बावजूद भी दोनों वहाँ से निकल गए और रास्ते में थक जाने के बाद वो एक जगह पर सुकून करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ यियांग को गुस्से में ली जुआन वहाँ से गुजरते हुए नजर आया। अब उसे भी सनमई की फिक्र होने लगी और हुरियो भी बोली कि हमें इन दोनों का पैचअप करवाना चाहिए। दूसरी तरफ जॉन ने भी प्रिंसेस यंजी को क्लियर कर दिया कि वो ड्रम की बीट्स किस वजह से थी, यानी कि सालों साल की ये दुश्मनी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये चारों अब ली जुआन और सनमई को दोबारा से मिलाना चाहते थे, पर समझ नहीं आती कि कैसे। वही यियांग आते हुए कहने लगा कि हुरियो के पास एक अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हमें ली जुआन को दिखाया गया जो कि एक रेस्टोरेंट में आ गया था। वही उसे दो असैसिन्स की आवाजें सुनाई दी कि आज की रात वो यी जुनियन को खत्म कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो प्लानिंग हुरियो की थी कि उस पर झूठा मूठा हमला करवाया जाए और बहाने से ये बातें ली जुआन को भी सुनवा दी जाए। पर जब यियांग ने उसके फेस पर ये अजीब सी मुस्कुराहट देखी तो उसे गले से पकड़ लिया कि सच सच बताओ तुमने उन किलर्स को क्या बताया था। यहाँ सनमई बैठी ली जुआन को याद कर रही थी। खुद से ही कहती है कि मैंने तुमसे सच्चाई इसलिए ही छुपाई क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें खो दूंगी। वही उसे मारने के लिए वो दोनों किलर्स भी पहुंच आए। तो दूसरी तरफ जॉन और यियांग इसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही ली जुआन यहाँ पहुंच गया था और उसने सनमई को कुछ भी होने नहीं दिया। फिर जब यियांग ने उन दोनों से पूछा कि क्या हुरियो ने सच में ही यी जुनियन को मारने के लिए कहा था, तो वो बोले कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये सब कुछ तो एक ढोंग था। तो इधर ली जुआन को सनमई की ये क्यूटनेस देखकर उस पर प्यार आने लगा। अब आखिर वो कितनी देर तक नाराज रह सकता था। इसके बाद यियांग हुरियो से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि शायद तुम किमी की मौत का बदला लेने के लिए आए हो। जबकि वो भी इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। दूसरी तरफ ली जुआन भी अभी नाराज होने की एक्टिंग तो कर ही रहा था कि मेरी मर्जी, मैं तुम्हें बचाऊं या ना बचाऊं। अभी सनमई भी उसे किस करते हुए कहने लगी कि ये भी मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें किस करूं या ना करूं। साथ ही उसे हक कर दिया। अगली सुबह यियांग ने हुरियो की एक खौफनाक किस्म की कहानी सुनाई कि बचपन में उसे एक किस्म का डिजीज हो गया था जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि वो 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। इस पर उसके डैड और भाइयों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था ताकि वो डिजीज किसी और को ना हो जाए, और इसी दौरान उसे खाना देने के लिए किमिंग उसके पास चुप चुपके से जाया करती थी। फिर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने किमिंग को भी इसके साथ बंद कर दिया, इसलिए वो सिर्फ किमिंग से ही प्यार करती थी। लेकिन 10 दिन के बाद पता चला कि फॉर्चुनेटली वो रिकवर हो चुकी है और ये 10 दिन अंदर रहकर वो चूहे खाती रही। उसके बाद से सभी को हुरियो से घिन आने लगी और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे, जबकि यियांग को हुरियो के डैड ने अडॉप्ट किया था। अब वो हुरियो को अपने साथ ले जाकर उसका अच्छे से ख्याल रखकर उसके डैड के एहसानात का बदला चुकाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में किंग यान सनमई से माफी मांगने के लिए आई थी और वो सारी पनिशमेंट जो पहले उसने सनमई को दी थी बताया कि अगर तुम चाहो तो मुझे भी दे सकती हो, पर सनमई ने बगैर उसे कोई सजा दिए उसको माफ कर दिया, जिस पर वो बोली कि माफ तो तुम्हें मुझे करना ही होगा, आखिर फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाभी जो बनने वाली हूँ। इस पर त्यान तो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है और सनमई को सारी बातें क्लियर करने लगा, पर ये सनमई के लिए खुशी की ही बात थी। वही सिस्टर सोए ने आकर बताया कि मिस किंग यान से कोई मिलने के लिए आई है, और जब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मेड बाय लव थी। उसने किंग यान को काफी दुखी किस्म की कहानी सुनाई कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से वापस ढूंढा। उसी तरफ सनमई ने तियानमू सिटी में अपना एक स्पाई भेज दिया था जिसने इसको मैसेज भिजवाया कि हुरियो वाकई ही बेकसूर है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। ऐसा लगता नहीं कि उसे वाकई ही इस बात का यकीन आ गया हो, पर उसने बाय लव को हुरियो का सर्वेंट बना दिया। पर जब बाय लव ने हुरियो के पास आकर उसे लौट कहा तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो अब तक यो सिटी में तियानमू सिटी की स्पाई थी और वो इचिंग पाउडर को भी पॉइजन में बाय लव ने ही बदला था। इसके बाद हुरियो उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए काफी बुरी तरीके से पीटती है। दूसरी तरफ हमें जनरल जिनफू को दिखाया गया जिसे हुरियो ने पैगाम भिजवाया कि अगर तुम जुनन को मारना चाहते हो तो फिर मेरे साथ हाथ मिला लो। अगली सुबह सिस्टर सोए काफी वरीड होकर आती है जिसने त्यान को बताया कि पूरी मुगजी सिटी में ये बात फैल चुकी कि लॉर्ड यी जुनन लड़का नहीं बल्कि लड़की है। सभी मिनिस्टर्स कोर्ट में जमा हो गए और वो चाहते हैं कि जुनन अपनी पोजीशन छोड़ दे। हालात तो वैसे ही कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। इधर ली जुआन ने सनमई को बताया कि अगर अब भी तुम इनसे बात करने से पीछे हटती रही तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ जाए, इसलिए तुम इनके सामने चली जाओ, कोई भी तुम्हें नुकसान
नहीं पहुंचा सकता, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। कोर्ट में तो कोई भी सनमई की बात नहीं सुनना चाहता, बस एक ही जिद लगाई हुई थी कि जितना जल्दी हो सके तुम अपनी पोजीशन को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से वो सब सनमई के खिलाफ थे, ये देखकर तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दूसरी तरफ ग्वान और लूसी भी ये बात सुनने के बाद वापस पहुंच आए और त्यान को डांटने लगे कि तुमने पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि जुनियन की सच्चाई तो सिर्फ चंद लोग ही जानते थे, फिर पूरी मुगजी सिटी में कैसे ये बात फैल गई। इस बात को लेकर वो लोग किंग यान पर शक करने लगे, जिस पर सनमई ने आकर बताया कि मुझे इस पर पूरा यकीन है, ये इस तरह का काम कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हुरियो येयेंग के दिमाग में ये बात डाल रही थी कि अब सनमई को अपनी पोजीशन छोड़कर हर हाल में मुगजी सिटी से जाना होगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि यो सिटी के लोग उसे कबूल कर लेंगे। वो लोग जरूर लीजुआन को मजबूर करेंगे उसे मार देने पर। इतनी आसानी से तो येयेंग भी उसकी बातों में नहीं आने वाला, पर वाकई ही ये बात सोचने वाली थी। नेक्स्ट सीन में सनमई ने बायलव को अपने पास बुला लिया था उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था। जिस पर बायलव बोली कि मैं एक जालिम आदमी के हाथों लग गई थी, वो मुझे बहुत मारता पीटता रहता था, बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई। दूसरी तरफ येयेंग ने भी जब लीजुआन को बताया कि तुम सनमई को कैसे अपने साथ लेकर जाओगे, तो इस पर लीजुआन बोला कि इसके लिए अगर मुझे अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सनमई पर कभी भी आंच आने नहीं दूंगा। ये बात तो येयेंग पहले से भी जानता ही था। नेक्स्ट सीन में ग्वान फॉर्मल रोड के मेमोरियल टेबलेट के सामने बैठकर उसे पूछ रहा था कि सनमई बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मुझे समझ नहीं आती कि उसकी हेल्प कैसे करूं। यहाँ हुरियो ने आकर उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि अगर यीजुनन के हाथों लीजुआन मारा जाए तो शायद मुगजी सिटी के लोग उससे उसकी पोजीशन ना छीने। यही बात जब उसने आकर लूसी और त्यान को बताई तो मुश्किल से ही सही, पर वो भी इस बात पर एग्री करने लगे। लेकिन लीजुआन को मारने की प्लानिंग करते हुए यहाँ किंग यान ने सुन लिया और यकीनन वो ऐसे तो नहीं होने दे सकती। फौरन से उसने जाकर ये बात लीजुआन को बताई, जिसने इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और ये बात तो किंग यान को भी बड़ी अजीब लगी। आफ्टर दैट उसने ये बात प्रिंसेस यंसी को भी बता दी थी, जिस पर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत, भला मैं तुम्हारे भाई को कुछ होने दे सकता हूँ क्या। मगर वो बोली कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, पर मैं इस बात से परेशान हूँ कि सनमई की पोजीशन बचाने के लिए मेरा भाई खुद ही अपनी जान ले लेगा। तो यहाँ लीजुआन सनमई के पास बैठा उसे देखते हुए बता रहा था कि मैं आज की सारी रात सिर्फ तुम्हें देखकर ही गुजारना चाहता हूँ, जैसे वाकई ही आज उसकी आखिरी रात हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्वान, लूसी और त्यान मिलकर लीजुआन का गला दबाते हैं उसे मारने के लिए, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। तभी हमें पता चला कि ये सिर्फ सनमई का एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। होश में आते ही वो फौरन से लीजुआन को हक कर देती है। आज लीजुआन भी उसका सर्वेंट बनकर उसे सर्व कर रहा था और इसमें तो कोई शक नहीं कि उसका ये बदला हुआ बिहेवियर सनमई को भी बहुत अजीब लगा। तभी ग्वान ने आकर बताया कि लॉर्ड लीजुआन को उनकी सिस्टर प्रिंसेस यंसी बुला रही है, जबकि लीजुआन भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बावजूद भी उसके साथ चल दिया, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार मुड़कर सनमई को प्यार भरी नजर से देखने लगा। इसके बाद ग्वान के पीछे पीछे चल दिया। वो इसे एक रूम में ले आता है और रूम में लाने के बाद डोर बंद करके उसने नाइफ निकाल दिया। तीनों पहले तो इसे सॉरी करते हैं कि सनमई की खातिर हमें ये करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी जान चली जाए तो हो सकता है कि उसकी मुसीबतें कम हो जाए। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंसी सनमई के पास भागते हुए आती है लीजुआन के बारे में पूछने के लिए, जबकि यहाँ लीजुआन इन तीनों के साथ राजी हो गया था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ इस पर अटैक शुरू हो जाता है। वहाँ सनमई और प्रिंसेस यंसी भागते हुए आ रही थी इसकी जान बचाने के लिए। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले सनमई ने खून देखा, जिसे देखकर तो उसे चक्कर आने लगे और हम देखते हैं कि वो खून लूसी के हाथ से बह चुका था, क्योंकि जॉन और येयेंग ने टाइम पर आकर लीजुआन को बचा लिया था। पर ये सारा का सारा सीन हमारी सनमई के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होता है। वही कड़े उसने फैसला कर लिया कि हम जल्दी ही मुगजी सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में येयेंग लीजुआन से पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर खड़े त्यान का मुंह देखते रहे, तुमने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर वो बोला कि भला जॉन के होते हुए मुझे कुछ हो सकता था क्या, और वैसे भी ये सारा प्रोसेस फेक था। यंसी का एंड टाइम पर वहाँ सनमई को लेकर आना ही हमारा प्लान था ताकि वो कोई न कोई डिसीजन ले सके। लेकिन ज्यादा हैरानी तो मुझे ये देखकर हुआ कि वहाँ तुम कैसे आ गए मुझे बचाने के लिए। जिस पर येयेंग बोला कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने ये सब कुछ सनमई के लिए किया क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद मैं उसे सैड नहीं देख सकता था। नेक्स्ट सीन में सनमई और हुरियो को साथ लंच करते हुए दिखाया गया, जहाँ बातों ही
बातों में दोनों ही एक दूसरे को काफी गहरे टोन्स मार रही थी। ऐसा लगता है कि सनमई उसकी सच्चाई जान चुकी, लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट कोई अच्छा प्रूफ नहीं मिल सका। अगले सीन में किंग यान बायलव को काफी खुशी खुशी से बताती है कि हम जल्दी ही मुग्जी सिटी छोड़कर वापस अपने यो सिटी चले जाएंगे, जहां हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। वहां मेरी और तियान की शादी भी हो जाएगी। ये बात उसने फौरन से जाकर हुरियो को भी बताई, जिस पर वो बोली कि ऐसे कैसे, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ। उसी तरफ जनरल जिनफू को भी आजाद कर दिया गया, क्योंकि हुरियो ने ये बात फैला दी थी कि लॉर्ड यीजुआन अभी भी मुग्जी सिटी में मौजूद है। वहाँ के मिनिस्टर्स को ज्यादा गुस्सा तो इस बात से आया कि लीजुआन को अभी तक यीजुनेन ने छुपा कर रखा। जिनफू ने ऑर्डर कर दिया कि पूरी मुग्जी सिटी को बंद कर दो, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए, क्योंकि लीजुआन मेरे हाथों नहीं बचेगा। सनमई तक भी ये बात पहुँच गई थी, जिस पर उसने कहा कि सभी मिनिस्टर्स को कोर्ट हाल में इकट्ठा करो, मैं अपनी एब्डिकेशन करूंगी। फिर उसने लीजुआन को भी ग्वान के घर में छुपने के लिए कहा, ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। उसी तरफ यियांग हुरियो के पास आता है, उसे ये बताने के लिए कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर वो तो अपने असली रूप में आ चुकी। कहने लगी कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ। अब इससे पहले कि यियांग सनमई के पास जाकर इसका पोल खोलता, बायलव ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद कोर्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सनमई ने एब्डिकेशन कर दी, यानी कि वो आज के बाद यहाँ की लॉर्ड नहीं रही। साथ ही साथ वो इनको बता रही थी कि मैं भी देखती हूँ मेरे अलावा मुग्जी सिटी के साथ इतना लॉयल कौन होता है। असल में लॉयल्टी का मतलब तुम लोग जानते ही नहीं। पर मिनिस्टर्स उसकी ये सारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। कहने लगे कि ये सारी तो बात की बातें है ना, पहले तो हमें ये बताओ कि लीजुआन कहाँ है, हम उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। सनमई बोली कि मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी वहाँ पर जनरल जिनफू की एंट्री हुई, जो कहने लगा कि अगर कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता तो मैं लगा सकता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया ना कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वैसे तो सनमई उसका मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकती थी, पर लीजुआन ऐसा नहीं चाहता। वो सबके सामने आते हुए कहने लगा कि जनरल जिनफू, शायद तुम मुझे ढूंढ रहे थे। सनमई उसे बाहर आने पर डांटने लगी, जिस पर लीजुआन बोला कि मैं कभी भी तुम्हें ये सारी मुसीबतें अकेले झेलने नहीं दूंगा। वही ग्वान भी फॉर्मल लॉर्ड का मेमोरल टेबलेट लाते हुए कहने लगा कि अब अगर किसी में हिम्मत है तो इनकी बेटी को हाथ लगा कर तो दिखाओ। वो मेमोरल टेबलेट देखकर तो सभी मिनिस्टर्स उसके सामने झुक गए, और जिनफू को भी कहा कि प्लीज यीजुनेन को कुछ मत करना। जिस पर जनरल जिनफू ने एक शर्त रख दी कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे अगर तुम आज यहाँ सबके सामने लीजुआन को अपने हाथों से मार दो तो। इस बात के लिए सनमई तो कभी भी नहीं मानने वाली थी, पर लीजुआन आगे आते हुए कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तियान को बताया कि सनमई को मेरे पास आने मत देना, और नाइफ निकाल लिया अपनी जान लेने के लिए। सनमई रोते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है, जबकि लीजुआन सबको वार्न करने लगा कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने सनमई को नुकसान पहुंचाया तो यो सिटी की आर्मी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते साथ ही उसने खुद को मार दिया। सनमई के लिए तो ये दर्दनाक था ही, पर वहाँ खड़े काफी सारे लोग उसके लिए सैड फील करने लगे। मरने से पहले लीजुआन ने सनमई को बताया कि अपना पीसफुल सिटी वाला ख्वाब पूरा करना, एक अच्छी लाइफ गुजारना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँगा। कुछ ही बातें करने के बाद उसकी जिस्म से सांसें निकल जाती है, जो सनमई से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए यहाँ हुरियो भी पहुँच आई, जो कहती है कि अफसोस लीजुआन की मौत तुम्हारे हाथों नहीं हुई, वरना तो मुझे ज्यादा मजा आता। लेकिन खैर, ये सीन भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था। वहाँ पर खड़े लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर कर क्या रही है। जिस पर सनमई ने बताया कि ये तियानमू सिटी की लॉर्ड हुरियो है, जो यहाँ अपने मकसद के लिए आई थी। जिनफू बोला कि वाह, आज तीनों सिटीज के लॉर्ड एक साथ। जिस पर हुरियो बोली कि अब के बाद तीनों सिटीज की लॉर्ड सिर्फ मैं ही होंगी, क्योंकि यो सिटी पर तो मैं 2 दिन पहले ही अटैक करवा चुकी, और आज के अटैक के बाद मुग्जी सिटी भी मेरी हो जाएगी। अटैक का नाम सुनकर तो वहाँ सबकी जान निकलने लगी। यीजुनेन के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज कुछ तो करो। जिस पर वो बोली कि आज तुम सभी देख लोगे कि कौन कितना पानी में है, और जनरल जिनफू तुम लोगों की कितनी मदद करेगा। जबकि हुरियो जनरल जिनफू को अपनी तरफ करते हुए कहने लगी कि आज के अटैक के बाद मैं तुम्हें तीनों सिटीज का जनरल बना दूंगी, क्या ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा नहीं? जनरल जिनफू तो सोच में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ एक फायर क्रैकर की आवाज आई, जिस पर हुरियो कहने लगी कि ये तियानमू सिटी का सिग्नल है, जिसका मतलब ये
हुआ कि अब यो सिटी हमारे कब्जे में हो चुकी, मगर हमारी सनमई स्माइल करते हुए कहने लगी कि ये सिग्नल तियानमू सिटी का नहीं बल्कि यो सिटी का था, जिसका मतलब ये हुआ कि तियानमू सिटी का नामो निशान मिट चुका। यानी कि सनमई को उसकी सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी और उसने सारी तैयारी कर रखी थी। वही बायलव ने भी आकर हुरियो को कंफर्म कर दिया कि कल रात तियानमू सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी। वहाँ के सारे सिपाही तो मुगजी सिटी पर अटैक करने के लिए निकल आए थे, इसलिए उस सिटी को कब्जे में लेना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। सनमई बोली कि तुम मुगजी सिटी पर अटैक करने का सोच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सिटी ही डिस्ट्रॉय करवा दी। अब बताओ कैसा लगा। हुरियो के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था कि जिनफू को अपने साथ मिलाकर वो मुगजी सिटी पर अटैक कर दे। वही सनमई जनरल जिनफू से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मुगजी सिटी से बिलोंग करते हुए तुम कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। वही बाकी खड़े मिनिस्टर्स भी इसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज तियानमू सिटी की फौज का मुकाबला करो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जनरल जिनफू ये कहते हुए चल दिया कि आज मैं मरूं या फिर जीऊं, लेकिन मुगजी सिटी पर आंच आने नहीं दे सकता। उसका ये जवाब हमारी सनमई को बहुत अच्छा लगा, जबकि हुरियो का खेल यहाँ पर खत्म हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली जुआन बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने खुद को चोट तो जरूर पहुँचाई, पर इतनी ज्यादा नहीं कि जिससे वो मर सके। इस पर सनमई उसे डांटने लगी कि तुम्हें खुद को चोट पहुँचाने की क्या जरूरत थी, कुछ और प्लान कर लेते। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। अब जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका, और ली जुआन भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे सनमई को कैसे मनाना है। आफ्टर दैट सनमई ने फैसला किया कि क्यों ना हम यियांग को तियानमू सिटी का लॉर्ड बना दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी भी बुराई का साथ नहीं देगा। इसके लिए ली जुआन भी मान जाता है, क्योंकि उसने यियांग की अच्छाई तो देख ही ली थी। अगले सीन में जब ली जुआन ने ये बात यियांग को बताई तो वो इसके लिए मना कर देता है। कहने लगा कि मैं तो तियानमू सिटी में पीस कायम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्ल की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तीनों सिटीज एक बन जाए, जहाँ वार का कोई नामो निशान ना हो। अब यियांग यहाँ से कहीं दूर जाने वाला था। वो सनमई से तो नहीं मिलना चाहता, लेकिन जाने से पहले उसने ली जुआन को जरूर हक कर दिया। कहने लगा कि सनमई का बहुत ख्याल रखना। इसके बाद वो चला जाता है। दूर ही खड़ी सनमई भी उसको देखती रही। इसके बाद हुरियो को जेल में दिखाया गया, जो कि उसकी आखिरी जगह थी। सनमई उसके पास आकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बुरी बनकर सबकी जान लेने पर तुल जाओ। तुम अच्छी बनकर अच्छाई का साथ भी तो दे सकती थी। आज जो तुम्हारा हाल है, ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चूज किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की आंखें वापस आ गई थी, पर वो प्रिंसेस यंजी के सामने नाटक करने लगा कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जो सुनकर वो बेचारी तो काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब जॉन उसे मजीद परेशान तो नहीं कर सकता था। उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि मेरे सामने दुनिया की इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है, तो भला मुझे नजर कैसे नहीं आएगी। यहाँ तो प्रिंसेस यंजी को भी उसके नाटक का पता चल गया, जिसके बाद जॉन उसे किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हमें अपनी प्यारी सी ब्राइड्स को दिखाया गया, यानी कि आज इन दोनों की ही शादी होने वाली थी। हमने भी कोशिश तो बहुत की, पर वो किंग यान के जान से नहीं बच सका, इसलिए उसको भी कंप्रोमाइज करना पड़ा। वेडिंग के सारे रस्म अदा किए जाते हैं, जहाँ ग्वान सनमई का फादर बनकर आया था। तो गाइज, इसी मजेदार सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।